नमस्कार दोस्तों, लीगल फर्टर्निटी में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया। तो हम जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपको अभी अपने हिस्ट्री जो कि हमने शुरू किया है, तो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 पार्ट डाल चुके हैं, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि जो हमारा इंडस सिविलाइजेशन है उसको किस तरीके से सिविलाइज हुआ, सिविलाइज होने के पीछे कौन कौन सी चीजें रही, मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ। चाहे आपने ढोलावीरा देखा हो, या आपने बहुत सारे मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता देखी हो, या राखी गढ़ई के बारे में मैंने आपको काफी डिटेल में वहां पे बात करी थी कि सिविलाइजेशन किस प्रकार से बढ़ता है। जैसे जैसे हम अपने आप को हम सोसाइटी में जन्म लेते हैं, तो हम धीरे धीरे चीजों को, कल्चर को वहाँ के अडॉप्ट करते हैं। वहाँ की जो वैल्यू होती है, नॉर्म्स होती है, उनको इथिक्स जो वहाँ के प्रॉपर किस तरीके से कम्युनिटी में बिहेव करना है, किस तरीके से सोशल इंटरेक्ट करना है, और कैसे एक तरीके से अपने को सिविलाइज करना है, वो कौन से नॉर्म्स वैल्यू है जिसके जरिए हम अपने को कह सकते हैं कि हमारा सब हमारा जो सांस्कृतिक सिस्टम है वो सिविलाइज हो चुका है। तो उसी बारी चीजों के बारे में मैंने बात किया, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड सिविलाइजेशन की बात की, वहाँ की सोसाइटी किस तरीके की थी, इकोनॉमी किस तरीके की थी, पॉलिटिकल व्यवस्था क्या थी, वहाँ मेजरमेंट के क्या साधन थे, किस प्रकार के वहाँ बाथिंग सिस्टम थे, किस प्रकार की वहाँ पे सड़कों की व्यवस्था थी, वहाँ पे जो और भी सारी चीजें थी, चाहे वो किस तरीके के लोग वहाँ पूजा पाठ करते थे, जैसे वहाँ पे जो नेचुरल चीजों का पूजा पाठ किया जाता था, किस प्रकार से लोग घोस्ट से डरते थे, किस प्रकार से सोसाइटी धीरे धीरे जो प्रिमिटिव से मॉडर्न की तरफ मूव होने लगी। जो हमने फ्रेज देखे कि प्री, फिर इसके बाद लेटर स्टेज में देखा, फिर हमने मैच्योर एज के बारे में देखा। तो आप जानते हैं कि कोई भी सभ्यता हो, अगर वो किसी भी जगह पे एग्जिस्ट करती है, तो कभी ना कभी हर चीज का पतन होता है। इंसान भी एक दिन मर जाता है, वो जन्म लेता है, यहाँ पे रहता है, सीखता है, यहाँ की संस्कृति से परिचित होता है, और अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है, चीजें हाथ से निकलती जाती हैं, और एक दिन हम सब लोगों को जाना ही होता है। तो इसीलिए कहा गया है, जो आया है सो जाएगा, चाहे राजा हो या फकीर। तो वही बात है, मैं आप लोगों को यहाँ समझाना चाहता हूँ कि जो हमारा इंडस सिविलाइजेशन था उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला, कि जो बहुत सारी सभ्यता संस्कृतियां आई, मेसोपोटामिया की संस्कृति हो, चाहे चाइना की सिविलाइजेशन की बात हो, चाहे हम खुद इंडस सिविलाइजेशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो किस तरीके से डिक्लाइन हुआ, उसके पीछे क्या क्या रीजन रहे, और डिक्लाइन हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई चीज का अब विध्वंस होने वाला है या खत्म होने वाली है। तो हमको ऐसे कौन कौन से साक्ष्य या कौन कौन से ऐसे सर्वे करने पड़े हमारे जो गवर्नमेंट है, चाहे वो हमारा डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, या कौन से एविडेंस हैं जो ये बताते हैं कि जो इंडस सिविलाइजेशन का पतन हुआ वो कब से हुआ। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डिक्लाइन का जो समय हुआ वो 1800 बीसी पूर्व की यहाँ पे बात की गई है। इसमें ये बहुत सारे वैज्ञानिकों का मत है, डिबेटेड। अब डिबेटेड क्यों है? क्योंकि भाई कोई भी सिविलाइजेशन हो, पता नहीं कब कितने साल से चले आ रहे हैं, किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं है, तो हम उसको कैसे पता लगा पाएंगे? या एविडेंस के जरिए पता लगा पाएंगे, या कोई खोज करेगा, या कोई थ्योरी होगी जो उसके एग्जावेशन की बात करती होगी, या उसके बारे में कुछ स्टडी हुई होगी, तभी तो हम बता पाएंगे कि वो चीज क्या है। तो उसी चीज पे बहुत सारे अपने अपने व्यू रखे हैं। कुछ कहते हैं कि आर्यन ने इन्वेजन कर लिया, कुछ का मानना है कि कुछ नेचुरल फैक्टर आया, सुनामी आ गया, मानसून आ गया, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो गया, कुछ का मानना है कि टेक्टोनिक डिस्टरबेंस हो गया। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, जैसे जैसे मानसून मूव हुआ, प्रेशर बेल्ट ऊपर नीचे हुई, या हम कह सकते हैं और भी सारी चीजें, इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस मेंटेन हुआ, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो उसमें डिस्टरबेंस हुआ, उसकी वजह से फॉल्ट जनरेट हुआ जो हमारे अर्थ में, चाहे आप एस वेव, चाहे पी वेव, चाहे एल वेव की बात करते हैं, तो जो अर्थ में जो हमारी भू प्रॉपर्टी है उसके अंदर कुछ ऐसे फॉल्ट हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर एक्सोजोनिक फोर्स लगते हैं जो अर्थ के भीतरी बल का प्रयोग करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, टेक्टोनिक जो प्लेटें हमारी, चाहे वो डाइवर्जेंस प्लेट हो, चाहे कन्वर्जेंस प्लेट हो, और चाहे वो इस तरीके की और भी तमाम प्लेटें होती हैं। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि इन प्लेटों की वजह से हमारी जो अर्थ है उसमें एक तरीके का
डिसबैलेंस होता है, एक सडन ब्रेक होता है, फॉल्ट होता है। उस फॉल्ट की वजह से जब पृथ्वी की भूपटी आगे पीछे होती है तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे बिल्डिंग्स हैं वो गिर जाती हैं, लोगों की जान मान का खतरा होता है। तो ये सारी चीजें उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ क्यू कहा जाता है। और इसी अर्थ क्यू की वजह से वहां की जो सिविलाइजेशन थे, घर थे, लोग थे, या और भी सारे जो भी तरीके रहे हैं, उसकी वजह से लोग वहां मरे होंगे। इससे तो हमको यही पता लगता है कि भाई जब अर्थ क्यों गाएगा, पहले वहां भी सिविलाइज थे, लोग रह रहे थे, उनके घर थे, सारे लोग थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, अर्थ की वजह से उनके सारे घर टूट गए, सब कुछ खराब हो गया। तो अब रिहेबिलिटेशन होने के जो चांसेस थे वो ना के बराबर रहे। जो लोग बच गए वो किसी और कारण से मार दिए गए, जैसे कि वहां भूखमरी की बात आ गई या वहां डिसीज कोई फैल गया। तो ये सारी चीजों के बारे में बात करता है। या एक चीज ये भी कहा जाती है जो कि हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बताती है कि चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर। अब मान लीजिए कोई नदी है, अगर वो मान लीजिए पहले वहां पे नदी सही जगह थी, तो वहां लोग अब क्यों नदी के पास जाएंगे, कि नदी के इसलिए जाएंगे क्योंकि पानी पीने को मिलेगा, उसकी वजह से वहां फल फूल वनस्पतियां होंगी, खाने पीने का साधन होगा, तो लोग वहीं तो बसेंगे। अब नदी अपना कोर्स चेंज कर लेगी तो जो लोग थे उनको ना पानी मिलेगा, न खाने के लिए कुछ पैदा होगा, तो वो क्या करेंगे। अब वो ये सिचुएशन में या तो वहां से वो छोड़ के जाए या वहीं मरे। तो ये समस्याएं क्रिएट हो जाती थी, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती थी। एक चीज होता था, ज्यादा मानसून होने की वजह से, प्रेशर बेल्ट का ऊपर होने की वजह से, या टेम्परेचर का इन्वर्जन होने की वजह से, या फ्रंटल क्रिएट होने की वजह से, या एयर मासेज का डिफरेंस एयर मासेज का मिलने की वजह से क्या होता था, मानसून हमारा जो होता था या जो हमारी प्लेटें जो प्रेशर बेल्ट थी वो ऊपर नीचे हो जाती थी, उसकी वजह से मानसून क्रिएट हो जाता था। और मानसून जो हमारा है वो साउथ वेस्ट अरेबियन सी के जरिए ऊपर होने लगता था। तो उसकी वजह से क्या होता था, हमारे जो ड्रॉपलेट्स है वो इवापोरेट होने लगते थे, और उसकी वजह से क्या है, वो ऊपर जाके क्लाउड का निर्माण करते थे, और उसकी वजह से बारिश होती थी। तो अब ज्यादा जब बारिश होगी, जल भरा होगा, तो अब कहाँ लोग जाएंगे, क्या खाएंगे, सारी अर्थ व्यवस्था उनकी ठप हो गई, ज्यादा पानी की वजह से वहां की फसलें खराब हो गई। तो लोगों के लिए क्या है, विपत्ति का सामना करना पड़ा, अकाल आ गया, उस अकाल की वजह से लोग परेशान होने लगे। अब पैटर्न रेनफॉल का जब ऊपर नीचे होगा तो वहां बंजर जमीनें हो लगी, तो स्वाभाविक सी बात, जब वहां कुछ पैदा नहीं तो लोग भूखमरी में मरेंगे, या तो स्टारवेशन में मरेंगे, या तो कहीं भाग जाएंगे, या तो माइग्रेट हो जाएंगे। तो वही सारी चीजें हैं कि वो लोग साउथ की तरफ माइग्रेट हो गए। अब माइग्रेट होने का ये भी कारण हो सकता है कि वो बेहतर जो अपॉर्चुनिटी है उसकी तलाश में गए होंगे, या वो वहां पे अपना सेटलमेंट करे होंगे, या वहां वो जो उनकी डे टू डे लाइवलीहुड की चीजें हैं वो फुलफिल हो रही होंगी, ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये सारी चीजें थिंकिंग पे ही बेस्ड है, ऐसा नहीं कि ये जो पॉइंट लिखे हैं बस मैंने लिख दिए। अगर आप इनको समझ पा रहे हैं तो ये सब चीजें एक लॉजिकल ऑर्डर में रखी हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक शायरी सुनाता चाहूंगा कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो या भरपूर होना चाहिए। वो सिर्फ ही नहीं कि अपनी हार मान ले, वो सिर्फ ही नहीं कि अपनी हार मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। तो दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि आपको अपने दम पे दिखा देना है कि हम लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हैं, और आपके पास ये पूरा पावर है, और आप ये अपने अंदर क्षमता रखते हैं। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कर सकते हैं, और आपके पास वो अदम्य साहस और बल है कि आप किसी भी चीज से जीत के निकल सकते हैं, और अपना एक जो मुकाम बनाना चाहते हैं सोसाइटी में, एक समाज में, वो आप बना सकते हैं। आपको डरना नहीं, आपको लड़ना है। लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, और आप लोग जानते हैं कि डर के आगे जीत है। तो डरने का नहीं, लड़ने का। कोई दिक्कत किसी बात की नहीं है। आप अपने अंदर एक पहले आप अपना साइकोलॉजिकल जो माइंड है या जो थॉट प्रोसेस है उसको बदलिए। आपके दिमाग में हजार थॉट्स आते हैं, आप इसको देखते हैं कि वो सफल हो रहा है, मैं क्यों नहीं सफल हो। अरे आपकी लाइफ है, आप अकेले आए हैं, आपको अकेले ही लड़ना है, और आप अकेले में आप इतना दम रखते हैं कि अगर आपने सही तरीके से सही इफर्ट किया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आप चाहते हैं वो हासिल नहीं कर सकते। तो दोस्तों किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होना है। चीजों को आप अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेंड करिए कि आप ये समझिए कि जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं वो ऐसा क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको अपने माइंड की जो इंटरलिंकेज थिंकिंग है, जो माइंड का एक सोचने का नजरिया है, ब्रॉड
एक कनेक्शन है उसको आप डेवलप करने की कोशिश करिए, और चीजों को रटिए नहीं, क्योंकि रटने से सिर्फ आप रट ही पाएंगे, आप कभी अपने दिमाग का और ब्रेन का विकास नहीं कर पाएंगे। अगर आप ब्रेन का विकास करना चाहते हैं तो आप चीजों को समझना शुरू करिए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप अर्पित कुमार इलाहाबादिया को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और धीरे धीरे हम लोग आए ही इसीलिए है कि मैदान में एक दिन आग लगा देंगे, जो होगा देखा जाएगा। डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है। तो टेंशन नहीं लेने का दोस्तों, लड़ने का और करके दिखाने का। जो कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारे पास वो अदम्य साहस, शक्ति और बल है, इसके जब तुम दुनिया को जीत सकते हो। और अपने ऊपर ऐसा विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपटीशन की रेस है, ये कोई बीए और एमए का एग्जाम नहीं है कि एक दिन में पढ़ा और पास हो गए। यहाँ आपकी कंटिन्यूटी, परसिवरेंस और हर चीज लगती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ और चीजों के बारे में, समझते हैं कि और कौन कौन सी स्टडियां रही, इसकी वजह से हम ये जान पाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन क्यों हुआ। तो उसमें से एक रिसेंट स्टडी आईआईटी खड़गपुर के द्वारा की गई, उसमें ये पाया गया कि जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका काम है जितनी भी हमारी कल्चर, संस्कृत विरासत है, उसको किस तरीके से कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, अपनी प्रॉस्पेरिटी, कल्चर प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा कर रखना है, और अपनी जो एक कल्चर एक्सीलेंस है उसको विश्व पटल पर किस तरीके से रिकॉग्नाइज कराना है। तो ये भी एक कारण रहा होगा ऐसा डिक्लाइन हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का मानते हैं। बड़े बड़े जो रिसर्चर हैं उन्होंने जो भी थ्योरियां दी हैं उनके बारे में भी मैं डील करूंगा। डरने की कोई बात नहीं है, आप बस बने रहिए मेरे साथ। और आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का खात्मा करेंगे, और इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, और मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से डील कराऊंगा। तो उसको डरने की बात नहीं है। अब इन्वायरमेंट चेंज भी एक कारण रहा होगा। अब इन्वायरमेंट चेंज में अगर आप समझें तो इन्वायरमेंट चेंज में क्या हो सकता है। इन्वायरमेंट चेंज होने का वजह ये है कि जहां आप रह रहे होंगे वहां कोई क्लाइमेट आ गया होगा, या वहां का इकोलॉजिकली बैलेंस है जो डिस्टर्ब हो गया होगा, या हम कह सकते हैं कोई डिफारेस्टेशन कर दिया होगा। तो इसकी वजह से जो इन्वायरमेंटल चेंज हुआ होगा, इसकी वजह से भी तो लोग चले जाएंगे। अब डिफारेस्टेशन नहीं होगा तो वहां हवा नहीं चलेगी, हवा नहीं चलेगी तो वहां सफोकेशन होगा, उसकी भी प्रॉब्लम होगी। गर्मी ज्यादा होगी तो एक्सट्रीम हीट लोग झेल नहीं पाएंगे, तो उसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो बारिश होगी, तो उसकी वजह से फ्लड आएगा। तो ये भी एक कारण है। तो आप जितनी चीजों को इंटरलिंक कर सकते हैं करते रहिए, तो आपको जो चीजें हैं आसान हो जाएंगी। तो इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस भी एक बहुत बड़ा जो कारण रहा है हमारे डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब दूसरी बात है रिसोर्स शार्टेज। अब रिसोर्स की शार्टेज क्यों होगी? अरे जब भाई पानी नहीं रहेगा, कुछ पैदा नहीं होगा, लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे प्रोडक्टिविटी वहां की बढ़ेगी? तो रिसोर्स तो डाउन हो ही जाएगा ना। और जब रिसोर्स डाउन हो जाएगा तो लोगों को स्टारवेशन की दिक्कत होने लगेगी, माल न्यूट्रिशनमेंट की दिक्कत होने लगेगी, फूड सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होने लगेगी। तो लोग भागेंगे या तो मरेंगे, दो ही कारण होंगे। तो उसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो डिक्लाइन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का इस प्रकार से काम कर रहा है। इस तरीके से आपको सोचने की जरूरत है। कुछ ऐसा बहुत रॉकेट या स्टेट जैकेट फार्मूला नहीं है कि आपने लगाया और आ गया। तो आपको चीजें समझने की देरी है, और चीजें बहुत आसान है। इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि a+b का होल स्क्वायर लिख देंगे तो पता चलेगा a² + b² + 2ab, इसी फार्मूले से सॉल्व करना है। यहाँ आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। मैं इस तरीके से रिसोर्स शॉर्टेज को बता रहा हूँ, शायद अगला कोई टीचर आएगा वो उसको दूसरी तरीके से बता। तो जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो आपके थिंकिंग पे डेवलप करती है। आपने उस जो सोशल स्ट्रक्चर या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से समझा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। कुछ थ्योरियां हैं जो अलग अलग बड़े बड़े रिसर्चर हुए, बड़े बड़े एग्जावेटर हुए, साइंटिस्ट हुए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरियां दी। उसमें से एक थ्योरी डॉक्टर गोएन रॉबिन ने दी। गोएन रॉबिन कैसा बताते हैं कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसमें नेचुरल कारण ही जिम्मेदार रहा हो या इंडियन का इन्वेजन रहा हो, जैसा कि व्हीलर मानते हैं कि वहां पे बॉडियां अनबरीड बॉडियां थी। तो इसका मतलब अगर अनबरीड बॉडियां थी तो क्या था? इसका मतलब कि वहां युद्ध हुआ होगा, नहीं तो बरीड पूरी तरीके से दफनाई या जलाई जाती, लेकिन अनबरीड है तो इसका मतलब वहां मार काट हुई होगी, वहां कुछ एसिमिलेशन हुआ होगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह भी समझ में आया होगा। थ्योरी ऑफ गॉडिंग इंटरपर्सनल वायलेंस। अब क्या होता है यार, आप ही देखिए,
कोई भी काम करते हैं समाज में, चार लोग आपको काम करने के लिए रोकते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है, तुम बेकार हो, तुमको हर जगह आदमी गिराने के लिए खड़ा है। तुमको अपने अंदर के साहस को समझना है और जानना है और लड़ना है, क्योंकि लड़ने से और अपने अंदर एक डिटर्मिनेंट से ही तुम जीत सकते हो, वरना तो हर मोड़ पे लोग आपको बस गिराने के लिए बैठे हुए हैं। इंटरपर्सनल लोग आपसे इस तरीके के वायलेंस करते हैं, कोई किसी रिसोर्स से रिलेटेड झगड़ा करता है, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़ा करता है, या किसी और बात पे उनके जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो फुलफिल नहीं होते हैं। जैसा कि जो हमारे रोसो पांड हैं, जो कि एक बहुत बड़े फिलासफर है अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस के, वो इस चीज की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें